नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उत्तर को विस्तार से समझने वाले हैं। पिछले कई भागों में हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित मिश्रित प्रश्नों को देखा और समझा। जो लोग भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो इन्हें जरूर देख लें ताकि उनसे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के पानी के अलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। समुद्र वाटर जो होता है, समुद्र का पानी साल्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसको डिसैलिनेट करने के लिए यानी कि लवण हटाने के लिए क्या टेक्निक यूज किया जाता है? ऑप्शन है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, फिल्टर करना। आसवन डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बन जाता है। और संघनन, संघनन मतलब जब वेपर जो है जमा होकर लिक्विड बन जाता है। शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है कार्बोनेटेड पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कैफीन। शीतल पेय में क्या होता है? ये एक तरह का कार्बोनेटेड वाटर होता है। ये इसको सोडा वाटर भी बोलते हैं और इसमें एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशराइज करके आर्टिफिशियली उसमें इंजेक्ट किया रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल को जब शेक करके ही जब हिलाकर उसका ढक्कन खोलते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ गैस निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गैस उस लिक्विड में घुली हुई रहती है वो शेक करने पर ऊपरी भाग में आके जमा हो जाता है और प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि गैस अंदर से जितना निकलते जाएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं वो बिल्कुल सब सारा लिक्विड के साथ बाहर आ जाता है। तो उसमें प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है जिसको कार्बोनेटेड पानी कहा जाता है। तो ये प्रमुख घटक होता है शीतल पेय का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अम्ल होता है, जिसको बाथरूम टाइल क्लीन करने के लिए जब टाइल्स वगैरह पे दाग लग जाता है उसके लिए यूज किया जा सकता है। और फास्फोरिक एसिड एक कमजोर अम्ल होता है। और कैफीन एक प्राकृतिक उत्तेजक है जो चाय, कॉफी और कोको के पौधों में पाया जाता है। सोना को घोल सकता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन है ग्लिसरीन, पेट्रोलियम ईथर, मेथनॉल, एक्वारेजिया। ये तो मैक्सिमम को पता भी होगा। एक्वारेजिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और 3 अणु जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इसको अम्ल राज बोलते हैं। ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखिए C3H8O3। ये भी कई बार पूछा जाता है। और सोनार जो क्या करते हैं, कई बार आपके आभूषण जो है पुराने जैसे हो जाते हैं तो उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए, चमकाने के लिए आप सोनार की दुकान पर ले जाते हैं। तो वो लोग कैसे चमकाता है? इसी एसिड का अम्लराज जिसको बोलते हैं या एक्वारेजिया को प्रयोग करता है, जो सोना को थोड़ा सा घुला लेता है तो उसमें चमक आ जाता है। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, इसमें से कौन सा समान टाइप का है? इनमें क्या प्रॉपर्टी जो है समान है? तो ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ये सभी अच्छे सुचालक हैं। विद्युत रोधी तो होंगे नहीं क्योंकि इससे तो करंट पास करता है। सब कीमती नहीं है, चांदी है, सोना है, लेकिन एल्युमिनियम, तांबा उतना कीमती नहीं है। तांबा तो फिर भी है लेकिन एल्युमिनियम नहीं है उतना। तो सही उत्तर सी होगा। इनकी चालकता का क्रम देखिए, सबसे कम होता है एल्युमिनियम का, सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चांदी का चालकता सबसे ज्यादा होता है धातुओं में। तो ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं, अक्सर पर एग्जाम्स में आते हैं। ये प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा भी गया था। और सोना महंगा होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कनेक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिए, देखिए सोना से ज्यादा तो कॉपर का ही है और चांदी का तो है ही। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? आयात मतलब इंपोर्ट, यानी दूसरे देशों से मंगाना। तो किस चीज को मंगाने की जरूरत पड़ती है जो अपने देश में थोड़ी कम होगी या जिसकी खपत ज्यादा हो रही है, यहाँ से पूर्ति नहीं हो रही है? तो इस्पात उत्पादन उद्योग में देखते हैं क्या क्या प्रयोग होता है, क्या क्या यूज होता है। और ये भी बता दूं कि ये IAS प्री एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था।
ऑप्शन है शोरा, शेल फास्फेट, कोकारी, कोकिंग कोयला, उपयुक्त सभी। अब इसमें ये देखिए सही उत्तर तो कोकिंग कोल है, लेकिन ये कैसे? शोरा क्या होता है? नाइट्रोजन से युक्त बहुत सी यौगिकों के सामूहिक रूप से शोरा कहते हैं, जिसमें मुख्यतः क्या होता है? शोरा में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये याद रख लीजिए। शोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ये प्रयोग नहीं होता है उसमें। शेल फास्फेट ये सब नहीं होता है। कोकारिक कोल को यानी कोकिंग कोल को धातु कर्म कोयला यानी मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं। तो धातु कर्म मतलब धातु के उत्पादन वगैरह में प्रयोग होना, तो इसी को कोकारी कोल को यूज किया जाता है। तो इसी को मंगाने की जरूरत पड़ती है बाहर से इंपोर्ट करने की, और ये बिटुमिनस टाइप का होता है कोयला। तो सही उत्तर होगा कोकारी कोल। और इस्पात उत्पादन उद्योग के लिए ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसमें कोक जो होता है ये कोकिंग कोल आवश्यक ईंधन का भी काम करता है और रिएजेंट का भी, अभिकारक का भी काम करता है। मालिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। मालिएबल मतलब आघात वर्धन्य, यानी चोट करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, शीट जैसा, चादर जैसा फैलते जाता है। तो इसी को मालिएबिलिटी भी इसके क्वालिटी को बोलते हैं। जैसे ये देखिए कोई मेटल का शीट है, अब इसको हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? ये फैलते जाएगा, चपटा होते जाएगा। तो इसी क्वालिटी को, धातुओं के इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धन्यता या मेलिएबिलिटी। किसी धातु को हथौड़ा मारकर पतली शीट में बदलने की क्षमता को ही ये आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा मॉलिएबल जो है, धातु जो है यानी गैर धातु नहीं दिखाते हैं, सिर्फ धातु दिखाते हैं। तो सही उत्तर बी होगा। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? बेंजोइक, फ्यूरिक, लैक्टिक, मैलिक। सही उत्तर है लैक्टिक। एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों में भी जो एसिड जमा होता है वो भी लैक्टिक एसिड ही होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। देखिए इतना आसान सवाल इस टाइप से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें पहला बात कि नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न में हमेशा कई बार लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, नहीं है पूछा रहता है और वो है का हिसाब से जवाब दे देते हैं। तो इसमें नहीं है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? इसको रिन्यूएबल इंग्लिश में बोलते हैं। आजकल बहुत चर्चा में भी है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सरकार का थ्रस्ट भी उधर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वे सारी ऊर्जा जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होते रहता है, तो इस टाइप के जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। कोल वगैरह क्या है? कोयला वगैरह ये रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो प्लांट जो बोलते हैं, हाइड्रो ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन, बायोलॉजिकल फ्यूल जो है इत्यादि, ये सब सारे जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर में आते हैं। तो इसमें देखिए सौर, वायु, समुद्र के रहले, कोयला। तो कोयला जो है ये तो खत्म हो जाएगा, एक माइन से खत्म हुआ दूसरे माइन से, सारे इस तरह से सारे कोयला जो है खत्म हो जाएंगे एक बार। तो ये नवीकरणीय नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा डी। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? दो तरह के मुख्य होते हैं। एक प्राथमिक रंग होता है, इसमें क्या क्या आता है? ब्लू आएगा, लाल आएगा और पीला आएगा। इन तीनों को प्राथमिक रंग बोलते हैं। लाल और नीले के मिश्रण से, अब इसमें देखिए लाल और ये नीला मिलके बैगनी जैसा या मैजेंटा इसको बोल सकते हैं, तो ये रंग बनाता है। और जो पहली बार में इन दोनों को मिलाने से जो बन गया ये, तो ये सेकेंडरी हो गए। ये हरा, ऑरेंज और ये तीनों क्या हो गए? ये सेकेंडरी हो गए। तो इसमें से देखिए कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त हुआ लाल और नीले के? तो ये मैजेंटा या बैगनी। तो देखिए उत्तर में क्या है? मैजेंटा। कभी बैगनी भी दे देगा तो बैगनी भी उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर होगा मैजेंटा। प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला और द्वितीयक रंग नारंगी, हरा, बैगनी। ये याद रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, और इनमें से कोई एक दे देगा, नारंगी, हरा, बैगनी में से कोई एक दे देगा, तो उसमें से आपको छांटना पड़ेगा द्वितीयक रंग कौन सा है। सियान क्या कौन सा कलर होता है? इस कलर का जो होता है ये सियान कलर होता है। CYAN, सियान होता है इसके स्पेलिंग। गैल्वनीकरण यानी गैल्विनाइजेशन जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो रंग जंग लगता है लोहे वगैरह पे, स्टील पे, तो उसके बचाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कोटिंग किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं।
निकेल का, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। इसमें जिंक का कोटिंग किया जाता है, इस प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को। तो सही उत्तर डी होगा। जस्ता स्टील के लिए बलिदान के रूप में एसिड संक्षारण का अनुभव करता है। अब नहीं कोटिंग किया रहेगा तो स्टील ही डैमेज हो जाएगा, और जस्ता लगा गया तो ऑक्सीडाइजेशन होगा तो जस्ता का होगा। और वो भी जस्ते का, जिंक का जो है ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो संक्षारित यानी उसका लॉस जो है धीरे धीरे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? यह तत्वों के नामों के लिए एक आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है, यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं, यह जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है, ये तो सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो गलत तो यही बच गया, तो यही गलत होगा, यानी कि सही उत्तर सी होना चाहिए। स्वीडिश वैज्ञानिक जे बर्जिलियस ने 1813 में प्रस्ताव दिया था कि रासायनिक प्रतीक तत्वों के लैटिन नामों पर आधारित होने चाहिए। मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, CH4। तो CO से रिएक्शन करके ऑक्सीजन से क्या बन सकता है? CO बन सकता है, CO2 बन सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन राक्षस रह जाती है, कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी निकलता है। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा CH4 के साथ, तो एक तो CO2 बन जाएगा और एक H2O बन जाएगा। तो ये हो गया H2O हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो सही उत्तर ये हो गया आपका डी। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें 2, 6, 8, 16 दिया है। सही उत्तर तो 6 होगा, लेकिन देखते हैं कैसे। ये देखिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ये परमाणु का ऐसे मान लीजिए कि इसका कक्ष रहता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का क्या होगा? 2 और 6। तो 2 जो रहेंगे, ये वाला तो मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया अंदर, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, और इसके बाद पहला कक्षा जो होगा इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 रहता है, और दूसरा में 6 रहेगा, दूसरा ऑर्बिट जो होगा ये इसमें 6 रहेगा। तो ये बाहरी वाले जो सबसे आखिरी वाले जो कक्ष होते हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे ऑक्सीजन में। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में तो देखिए ऑस्मोसिस, परासरण, विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इसका शॉर्ट में बोलेंगे RO। तो RO वाटर तो आप सुनते हैं, बाकी देख लीजिए साइटोलिसिस, अटरगर दाब। तो इससे संबंधित जो होता है, जल शोधन से संबंधित, ये RO होते हैं, विपरीत परासरण प्रक्रिया के थ्रू इसको शोधित किया जाता है जल को। तो सही उत्तर बी होगा। ये RRB NTPC 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया था RRB NTPC 2016 में, जो इस प्रकार से है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैसेज, क्षारीय धातु। अब सही उत्तर तो उत्कृष्ट गैसेज होगा। ये कैसे? जब ये आवर्त सारणी में बाएं से दाएं इधर आप बढ़ते जाते हैं, तो ये जो है इधर लास्ट में, जो शुरू में जो है सबसे प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं, पहला वाला जो होगा इधर, ठीक है, ये डी इसको क्षारीय धातु भी बोलते हैं। ये पूरा जो है ना, ये क्षारीय धातु है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हो गए इधर वाले। और क्षारीय भू धातु जो होंगे, इसके बगल में क्षारीय भू धातु ये हो गए बी वाले, और सी वाले ये जो हैं ये उत्कृष्ट गैसेज हो गए। तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील या न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो तत्व हैं ये आपके उत्कृष्ट गैसेज, इसी को नोबेल गैसेज भी बोलते हैं। इंग्लिश में नोबेल गैसेज बोलते हैं और हिंदी में उत्कृष्ट गैसेज। तो सही उत्तर ये उत्कृष्ट गैसेज होंगे। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, 3 जोड़े संबंधित हैं और एक कुछ मुद्दे पर भिन्न है। भिन्न जोड़ा पहचाने, यानी ऑड मैन आउट बोलते हैं ना। तो इसमें से देखिए, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरीन नमक, ऑक्सीजन जल, नाइट्रोजन हाइड्रोलिक अम्ल।
अब इनके केमिकल फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? आपका H2SO4, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन इधर लिख दिया यहाँ पे। NaCl क्लोराइड है, क्लोरीन इधर लिखा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इनमें सब मिल रहा है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड, इनमें से देखिए कोई कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, नाइट्रोजन अलग ही लिख दिया है कुछ, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? ये RRB 2016 एग्जाम में पूछा गया था। उत्प्रेरक एजेंट, अपचायक एजेंट, स्टरलाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही उत्तर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टरलाइज करना क्या होता है? कीटाणु रहित बनाना। ये मेडिकल वगैरह में डॉक्टर लोग यूज करता है कि कोई भी इक्विपमेंट किसी पेशेंट को दिया तो फिर दूसरे को यूज करने से पहले उसको स्टरलाइज करना होता है, यानी कि एक प्री हीट वाटर में पानी गर्म करके उसको धोना होता है, उबालना होता है, तो उसमें जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है। फिर से नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई गैस का कोई गंध नहीं होता है, हवा लेते हैं तो उसमें से कोई ऐसे शुद्ध हवा रहेगा तो कोई गंध नहीं रहेगा। नाइट्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन में भी नहीं होता है, तो सही उत्तर होगा बी, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है पीले रंग का होता है, पीला हरे रंग का होता है। बेकिंग सोडा प्रभावकारी बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट है, कीटाणुनाशक है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, अपघर्षक है। सही उत्तर डी है, अपघर्षक। वस्तु के ऊपर रगड़कर उसे अधिक चिकना स्मूथ बनाने के काम आता है। इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? अपघर्षक बोलते हैं। तो सही उत्तर यही होगा डी। फ्यूल सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्धि, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में उसमें हम जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी युक्तियों, डिवाइसेस के लिए नहीं। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो सही उत्तर इसमें से होगा केवल एक। शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल की बात हो रही है, और इसमें जो है लैपटॉप वगैरह में भी बोल रहा है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में भी यूज किया जा सकता है, होता है। और फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं, ये भी गलत है। ये एसी नहीं करता है, ये डीसी करता है। सेल जितने होते हैं, बैटरी सेल जो होते हैं, ये सब डीसी उत्पादन करते हैं। उसको एसी में बदलने के लिए अलग से कन्वर्टर लगाया रहता है, वो कन्वर्ट करता है उसको। तो सही उत्तर केवल 1 होगा। और इसका मुख्यतः उपयोग जो है अंतरिक्ष अभियानों को शक्ति प्रदान करने के लिए फ्यूल सेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होते। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये IAS 2015 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा 1 और 2। ये देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट होता है। SiO2, Al2O3, Fe2O3, कैल्शियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड इत्यादि ये सब होते हैं। आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, निकल, सीसा, पारद इत्यादि ये सभी होते हैं इसमें। कार्बन का एक रूप नहीं है। हीरा होता है, सिलिकॉन नहीं है, फुलरीन भी है, ग्राफीन भी है। ये RRB NTPC 2016 में ये प्रश्न में पूछा गया था। तो सही उत्तर जो है इसमें आपका सिलिकॉन है, क्योंकि हीरा, फुलरीन, ग्राफीन ये सारे उसके अपरूप हैं कार्बन के। हीरा जो है किम्बरलाइट नामक आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है। और 7 उपधातु में से एक
सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है, 7 उपधातु कौन कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम, पोलोनियम, ये 7 उपधातु होते हैं। उनमें से सिलिकॉन एक होता है। उपधातु क्या होता है, न अधातु है न धातु, उनके बीच वाला उपधातु है। प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायो रेमिडिएशन तकनीक के कौन सा लाभ है। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नकरणीय प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ये प्रश्न देख के बड़ा लगता है, लेकिन ध्यान से सबको पढ़ के समझेंगे इसको तो प्रश्न कोई कठिन नहीं होता, देख के प्रश्न डरना नहीं है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा 1 और 3 यानी कि सी, ये जो है गलत है। कैडमियम लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी जो है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से संभावित स्थान हो सकते हैं। परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था, निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ये भी IAS एग्जाम 2017 में प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें सही उत्तर जो है 1, 2 और 3 तीनों होंगे, यानी कि डी होगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पकड़ना, हटाना और भंडारण करना, इसको बोलते हैं कार्बन प्रच्छादन, यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग OLED जिसको बोलते हैं बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। OLED प्रदर्श नम में प्लास्टिक वस्त्रों पर संविरिचित किए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्श रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा, तीनों सही हैं ये सारे इसमें। और अंत में हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं आपके नॉलेज के परीक्षण के लिए। देखते हैं कितने लोगों को इन सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम है। जिन लोगों को भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पहले से मालूम है या एक के भी मालूम है, 2 के मालूम है, जो भी मालूम है वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से एक का उत्पादन करते हैं और निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। और निम्नलिखित जानवरों पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर, इनमें से कौन से स्तनधारी हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।